महान साहित्यकार कमलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास डाक बंगला का आज हम सारांश देखेंगे। डाक बंगला उपन्यास की कहानी फ्लैशबैक में चलती है। तिलक सारी कहानी सुना रहा है। जो कुछ भी उसने ईरा से सुना और समझा वह इस प्रकार है। ईरा इस उपन्यास की नायिका है, जो युवती है जिसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और वह अपने समकालीन समाज का या एक युवती का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। ईरा कश्मीर के एक स्थान आड़ू के डाक बंगले में रुकी है। कश्मीर की यात्रा में तिलक और सोलंकी भी उसी डाक बंगले में ठहरे हैं। तीनों साथ साथ हैं। इस उपन्यास में ईरा के चरित्र से एक साधारण औरत की आंतरिक और बाहरी संघर्ष को बताया गया है। लेखक ने एक औरत के मनोविज्ञान के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। ईरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसे बचपन से माता पिता का प्यार, शिक्षा और सुरक्षा नहीं मिली। ईरा का भाग्य इतना खराब था कि माँ के मर जाने पर उसके पिता ने भी ईरा की तरफ से ध्यान हटा लिया और वे अपनी ज़िंदगी में ही मस्त रहे। ईरा नौकरों के हाथों पली बढ़ी, स्नेह के लिए इधर उधर भटकती रही। ईरा के जीवन में पुरुष आया, उससे ईरा ने प्यार किया, लेकिन वह उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद ईरा के जीवन में 3 पुरुष आए, बत्रा, सोलंकी और डॉक्टर। इन तीनों का अनुभव ईरा को बुरा ही हुआ। वह कहती भी है कि मुझे छोड़कर सब चले जाते हैं। ईरा को परिवार नहीं मिला, जिसके कारण वह व्यावहारिकता नहीं सीख पाई और पुरुषों की परख नहीं कर पाई। इसीलिए हर बार उसने धोखा खाया। साथ ही वह अपने चारों तरफ पुरुष का सुरक्षा कवर ढूंढ रही थी, जिसमें हर बार उससे गलती हुई। ईरा भी एक साधारण औरत की तरह इच्छा रखती है कि उसका भी एक पति हो जो उस पर प्रेम और विश्वास रखता हो। बचपन से प्यार की भूखी ईरा इधर उधर अपना सहारा खोजती रही। ईरा अपने जीवन के अनुभव से समझ गई थी कि वह एक इच्छा पूर्ति का साधन मात्र है। कोई उससे प्यार नहीं करता। वह समझती है कि समर्पण से वह पुरुष का प्यार व सुरक्षा हासिल कर सकती है, लेकिन उसने अपना सर्वस्व खोकर यह सीखा कि आदमी में एक भेड़िया होता है जो केवल उसका उपभोग करेगा। धीरे धीरे वह ऐसे दलदल में फंस जाती है कि आस्था, विश्वास, आदर्श, नैतिकता और अच्छाइयों के प्रति वह बेखबर हो जाती है। वह जीवन भर सोचती रह जाती है कि जैसे शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, वैसे औरत को सुरक्षा के लिए पिता, भाई, पति का कवच चाहिए, और कुछ न हो तो साथ में एक पुरुष नौकर भी हो तो भी वह सुरक्षित रह सकती है। लेकिन हर बार उसे धोखे के अलावा कुछ न मिला। ईरा का बचपना एकदम आम बच्चे की तरह था जब तक उसकी माँ जिंदा थी। माँ के मरने के बाद जीवन भावनाओं से खाली हो गया। जब वह 15-16 बरस की थी तो सपने देखती थी कि दादी की कहानियों की तरह मीरा के राजकुमार आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। बचपन में वह संगीत और नाट्य सीखती थी, नाटक लिखती थी, अभिनय करती थी, लेकिन माँ मरी और पिता भी पराये हो गए। एक बार क्लब के सदस्यों के साथ एक्टिंग करने शिमला गई। वहीं पर विमल से मुलाकात हुई, जो ईरा का पहला प्यार था। पिता के विरुद्ध जाकर ईरा विमल के साथ रहने लगी और दोनों रंगमंच के लिए अर्थात नाटक में काम करने लगे। विमल को इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। वह चाहता था ईरा वापस चली जाए, लेकिन ईरा और उसके पिता दोनों ही वापसी के रास्ते बंद कर चुके थे। रंगमंच का कार्य ठीक से न चलने के कारण विमल ने रोजी रोटी चलाने के लिए ईरा से कहीं नौकरी करने की बात कही। विमल ने ही किसी से कहकर ईरा को बत्रा के घर नौकरी दिला दी, लेकिन दिल जला विमल ईरा पर शक करता, उस पर निगरानी करता। ईरा यह सब समझकर भी अनदेखी करती, क्योंकि उसने जीवन की गलत राह जो पकड़ ली थी। इधर नाकामयाब विमल मानसिक पीड़ा झेल रहा था। एक दिन बिना कहे ही ईरा को छोड़कर कहीं चला गया। बाद में पता चला कि वह क्रांतिकारियों के साथ कहीं पकड़ा गया है। विमल का चित्त शांत नहीं रहता।
वह ईरा की बत्रा के घर नौकरी करने पर शक करता कि केवल फ़ोन अटेंड करने के लिए इतनी तनख्वाह देने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वह रोक भी नहीं पाया क्योंकि पापी पेट का सवाल है। एक दिन बेहद हताश होकर विमल बम्बई चला गया। वहाँ ईरा को सिर्फ 3 लाइनों का खत मिला था। वह इस प्रकार था कि ईरा, मैं घबरा कर यहाँ चला आया हूँ, जल्दी ही आऊँगा, तुम तैयार रहना, यहाँ ठीक होते ही तुम्हें भी बुला लाऊंगा। और ईरा के जीवन में वह दिन फिर कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद ईरा बत्रा के घर में ही रहने लगी। उसे पिता के बाद विमल, विमल के बाद बत्रा रूपी कवच मिल गया। अपने को सुरक्षित महसूस करने लगी, लेकिन तभी बत्रा के घर शीला आ गई। शीला भारत पाकिस्तान के बंटवारे की मारी थी। बिछड़ने से पहले वह बत्रा से प्यार करती थी, लेकिन बंटवारे ने दोनों की जिंदगी बदल दी। शीला ने परिवार को आर्थिक समस्या से बचाने के लिए स्वयं को गलत रास्ते पर डाल लिया। वह उन पुरुषों के घर जाकर पत्नी की तरह जब तक रहती वे तब तक चाहते, यही उसका पेशा था। ऐसे ही बत्रा के घर आई तो ईरा को देखकर उसे बर्दाश्त न हुआ कि उसका प्रेमी किसी और के साथ रहे। षड्यंत्र रचकर शीला ने ईरा को बत्रा के घर से निकलवा दिया। बत्रा के साथ रहते समय ही ईरा की मुलाकात सोलंकी से भी होती है। बत्रा ने किसी से कहकर ईरा के लिए डॉक्टर के घर गार्जियन की नौकरी लगवा दी, नहीं तो ईरा अपनी सहेली दमयंती के घर नागपुर चली जाती। मिसेस कृष्णन से कहकर बत्रा ने यह कार्य करवाया था, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह नौकरी बत्रा स्वयं ईरा को देगा तो ईरा इसे स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए बत्रा ने मिसेस कृष्णन का सहारा लिया। इसके बाद डॉक्टर चंद्रमोहन के घर वह गार्जियन के रूप में नौकरी करने पहुंचती है। डॉक्टर चंद्रमोहन के 2, 8 और 10 साल के बच्चे थे, लेकिन बच्चों से ज़्यादा डॉक्टर चंद्रमोहन को गार्जियन की ज़रूरत थी। डॉक्टर की अकेली बहन शिलांग में रहती थी, इसलिए उसने परिवार के साथ डिब्रूगढ़ जाना निश्चित किया और वे सभी ईरा समेत आसाम चले गए। ईरा भी साथ चलती गई। डॉक्टर ईरा को लालसा भरी निगाहों से देखता, रुपए पैसों का हिसाब बताकर अपने धन का प्रदर्शन करता और फिर एक दिन शादी का प्रस्ताव रखा। इधर ईरा को भी सहारा चाहिए था। बत्रा के बाद डॉक्टर चंद्र रूपी कवच स्वीकार कर लिया, लेकिन ईरा उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। अपना समर्पण नहीं किया उसने। एक दिन उसे छोड़कर नागपुर आ गई, लेकिन 7-8 दिन बाद डॉक्टर के कंपाउंडर का तारा एक रात को मिला कि डॉक्टर को गोली लग गई है, तुरंत चले आइए। ईरा का मन घृणा से भरा था। इसके बावजूद भी ईरा वहां पहुंच गई। डॉक्टर बेहोश था, लेकिन होश में आने पर ईरा को प्यार से देखता, कुछ बोलना चाहता। ईरा के मन में डॉक्टर के प्रति जो घृणा थी वह संवेदना में बदल चुकी थी। घृणा के बावजूद भी ईरा उसे जीवित देखना चाहती थी। उसके मन में डॉक्टर के प्रति प्रेम उपज रहा था, लेकिन 5वें दिन उसका दम टूट गया। आसाम के विद्रोही ने गलती से सरकारी अफसर समझकर डॉक्टर को गोली मार दी। ईरा डॉक्टर के दोनों बच्चों रंजन और विजन को अपने साथ रखना चाहती थी, दिल्ली में पढ़ाना चाहती थी। वह अपने पश्चाताप को इस तरह पूरा करना चाहती थी। अपनी ग्लानि के कारण वह यह चाहती थी कि अब मैं डॉक्टर की जिम्मेदारी स्वयं ले लूं। लेकिन डॉक्टर की बहन दोनों बच्चों को अपने साथ शिलांग ले गई। रंजन डॉक्टरी कर रहा है और विजन शायद इस समय इंटर पढ़ रहा है। डॉक्टर चंद्रमोहन की बहन के ये शब्द कि यह मत समझना भाभी कि भैया के न रहने से तुम्हारे रिश्ते टूट गए, जब मन करे तब मिलने चले आना। घर, बच्चे, यह सब कुछ पहली बार ईरा को लगा कि घर भी होता है, रिश्ते भी होते हैं। डॉक्टर से भी मेरा कुछ रिश्ता था, तभी तो मैं रोई। चलते समय डॉक्टर की बहन ने बताया कि भैया ने बच्चों के लिए 25,000 रुपये छोड़ गए हैं, जो मेरे नाम हैं, और 25,000 के कागज़ तुम्हारे लिए हैं, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। सचमुच डॉक्टर बहुत समझदार था। उसकी मृत्यु के साथ ईरा के जीवन का दुखद और
करुण अध्याय पूरा हुआ। तिलक इरा की बातें सुन कर, उसकी हरकतों को देख देख कर आक्रांत था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा चरित्र और कैसा व्यक्तित्व है। इरा एक रात तिलक के सीने पर सर रखकर अपनी व्यथा कथा सुनाती रही और सोलंकी के मिलते ही 16 साल की लड़की की तरह उसके साथ व्यवहार कर रही है और जीवन में इतने कठोर थपेड़े भी खा चुकी है। यह सब तिलक की समझ से परे था। इसी दौरान तिलक, इरा और सोलंकी ममदू के साथ कोल्हाई और दूधसर झील देखने गए और मृत्यु से आमना सामना करके लौटे। तिलक 4 दिन रुककर वापस दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण जा नहीं पा रहा था। बाद में रेसिडेंसी रोड पर अचानक तिलक को सोलंकी मिला। लपक कर आकर सोलंकी ने पूछा कि इरा का कोई पता है क्या? वह आड़ू के डाक बंगले में सामान छोड़कर कहीं चली गई है। उसने बताया तक नहीं। मैं उसका सामान उठा लाया। उसने मेरे साथ मेरठ चलने का प्रोग्राम भी बनाया था। यह सुनकर तिलक भी परेशान हो उठा। बाद में दिल्ली में इरा से तिलक की मुलाकात हुई तो उसने सारा खेल, सारी कहानी तिलक से इस प्रकार बताई कि वह आड़ू के डाकघर में अपनी डाक लेने के लिए गई थी, जिसमें नागपुर से दमयंती की चिट्ठी थी कि एक दिन विमल उसे खोजता हुआ यहाँ आया था। 12 बरस बाद उसकी खोज खबर मिली है। 7-8 रोज़ इंतज़ार करने के बाद आखिर वह घूमता फिरता दमयंती के घर मिला। हालत खराब थी। वह उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले गई, लेकिन विमल भी चल बसा। इरा फिर अकेली रह गई। उसे नई नौकरी मिलने का इंतज़ार था। चंडीगढ़ में नौकरी मिली। उसने तिलक को फ़ोन करके अलविदा कहा। तिलक उसे छोड़ने पहुंचा। इरा ने घर खाली नहीं किया था। उसे विश्वास नहीं था कि चंडीगढ़ में वह टिक पाएगी। हो सकता है वापस आना पड़े तो घर तो रहेगा। इरा कहती है कि कितने अपने और कितने बेगाने होते हैं इस डाक बंगले में। मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। तिलक ने कालका मेल में इरा को बिठाकर विदा किया चंडीगढ़ के लिए। और इसी के साथ ही इस उपन्यास का सारांश यहाँ पूरा होता है। अब हम इस उपन्यास की विशेषता की ओर बढ़ते हैं। इस उपन्यास के पात्रों की कहानी में हम देखते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किसी अन्य समस्या से किया गया है। इरा के पिता परिवार के प्रति उपेक्षा के कारण बेटी इरा पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए और इरा मनचाही राह पर निकल गलती पर गलती करती गई। इरा ने स्वयं को सशक्त करने के स्थान पर हर बार सहारा ढूंढा। विमल के चले जाने पर बत्रा का संरक्षण स्वीकार किया, डॉक्टर से विवाह किया, सोलंकी को आज़ादी दी और अपना जीवन अस्त व्यस्त कर लिया। अगर इरा के पिता एक जिम्मेदार व्यक्ति होते तो अपना नया परिवार और बेटी का सही मार्गदर्शन दोनों साथ साथ कर सकते थे। इस उपन्यास से सीख यही मिलती है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और इरा जैसे आंख बंद करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। शीला का चरित्र भी यही सीख देता है कि व्यक्ति अगर आत्मसम्मान और आत्मगरिमा का ध्यान रखे तो जीवन कभी भी नारकीय नहीं हो सकता। जीवन में स्थिरता आती है। शीला और इरा दोनों का जीवन डाक बंगले के समान है, जिसमें कितने ही मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। उनके अपने भी मुसाफिर ही लगते हैं। अतः हमें इस उपन्यास के चरित्रों से यही सीख मिलती है कि अगर जीवन में उचित मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक न मिले तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तथा शीला और इरा दोनों के चरित्र से हमें सीख लेना बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन में आत्मसम्मान, आत्मगरिमा, ऐसे नैतिकतापूर्ण और जीवन मूल्यों के प्रति हमें बहुत सचेत रहना चाहिए और एक समाज के सम्मानीय नागरिक बनने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। हमारा ही कर्तव्य है कि हम समाज के लिए एक अच्छे नागरिक और एक आदर्श व्यक्ति बने रहें।
साथ ही साथ इस उपन्यास में इन चरित्रों के माध्यम से समाज की सच्चाई को भी प्रस्तुत किया है। साधारणतः हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाओं को हम घृणापूर्ण नज़रों से देखते हैं, लेकिन जीवन में यह सब कुछ चलता रहता है। समाज में ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक मुखौटा ओढ़े रहते हैं बाहर से अच्छा दिखने का, लेकिन भीतर शीला और ईरा, सोलंकी, बत्रा, सब कोई उसके जीवन में, उनके जीवन में, उनके चरित्र में रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो इसके साथ ही इस उपन्यास की पाठ्य सामग्री पूरी होती है। अब हम छात्रों पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, जिसके अंतर्गत आपको पूरी किताब में से अलग अलग पाठों में से ऐसे प्रश्न तैयार करके दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द, वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है और आपको उत्तर भी वैसा ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पाठ पर आधारित एक अंकीय प्रश्न यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता करने के साथ साथ पाठ का सारांश समझने और उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको पूरे किताब में से अलग अलग पाठों में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना है, जो 7-7 अंक के लिए 2 प्रश्न होंगे। टोटल होगा 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ससंदर्भ व्याख्या लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। कि पहला होता है संकेत, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप 3 में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद होता है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियों का अर्थ आप लिख रहे हैं वह हमारी किताब में से किताब का नाम लिखेंगे, उसमें संकलित पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, से ली गई है। उसके बाद आता है संदर्भ। तो यह पंक्तियां किस संदर्भ में कौन किससे कह रहा है यह लिखा जाएगा। और उसके बाद आता है व्याख्या। तो व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि जो पंक्तियों का आप उत्तर लिख रहे हैं उसका अर्थ आप क्या समझते हैं और उसे समझाकर आप विस्तार पूर्वक 6 से 7 लाइनों में लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियां, जो पाठ है, उससे आपको क्या संदेश मिलता है और लेखक ने क्या संदेश दिया है और आपको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 प्रश्न, पहला दूसरा पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न भी आपको 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना होगा। इसका उत्तर के लिए आप वीडियो के पहले भाग का सारांश लिख सकते हैं और फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सारांश और फिर विशेषता। तो सारांश और विशेषता आप वीडियो के पहले भाग से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए भी ऐसे ही आपको 2 शीर्षक दे दिए जाएंगे, 2 में से 1 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगी, जो होगा 5 अंक के लिए 1 प्रश्न। तो इसमें भी आपको शीर्षक लिखना है और उसके बाद आपको उस शीर्षक का परिचय देना है कि यह शीर्षक कहाँ से आया। उसमें आपके अगला प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार आपको कई सारे शीर्षक दिए होते हैं। यहाँ हम देखेंगे शीला, बत्रा, डॉक्टर चंद्रमोहन, सोलंकी, तिलक और विमल। तो इनमें से आपको किस प्रकार उन पर टिप्पणी लिखना होती है, जो आपको 5 अंकों के लिए प्रश्न आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जो भी मान लीजिए आप शीला के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं तो शीला का परिचय देंगे। शीला का परिचय इस प्रकार होगा कि डाक बंगला उपन्यास, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, कि शीला एक विशेष पात्र है।
अब उसके बाद हम शीला की टिप्पणी लिखेंगे कि शीला रावलपिंडी में बत्रा के घर के पास रहती थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। दंगों में शीला के पिता मारे गए और शीला अपनी बहनों और माँ की जिम्मेदारी और पैसों की मांग ने उसे ऐसा बना दिया। दंगों के बाद सन 1950 में दिल्ली में बत्रा आया तो किसी जान पहचान वाले के यहाँ शीला दिखाई दी और उन्होंने मेरी बीवी वीना कहकर शीला का परिचय कराया। दोनों ने अनजानों की तरह व्यवहार किया। एक दिन इंडिया गेट पर नहर के पास शीला बत्रा को मिली तो उसने बताया कि मैं हेमेंद्र की पत्नी बनी थी, चाहो तो तुम्हारी बीवी भी बन सकती हूँ। और यही शीला का पेशा था। शीला स्वयं मर्दों के पास रहती है, लेकिन उसे ईरा का बत्रा के साथ रहना पसंद नहीं आया। उसने ईरा को बत्रा के घर से निकलवा दिया। शीला बत्रा के पैसों को पानी की तरह बहाती है और उसके संबंध सोलंकी से भी हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह शीला के ऊपर जो टिप्पणी का प्रश्न है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब हम देखते हैं कि बत्रा की ऊपर टिप्पणी किस प्रकार लिखी जाएगी। तो इसी प्रकार हम बत्रा का परिचय भी देंगे कि डाक बंगला उपन्यास जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, उसका यह एक विशेष पात्र है। और अब हम बत्रा के ऊपर टिप्पणी इस प्रकार लिखेंगे कि बत्रा एक अधेड़ उम्र का धनवान व्यक्ति है जो लोगों के काम कमीशन लेकर पूरे करवाता है, जैसे सरकार ठेके दिलवाना आदि। इस कार्य को करने के लिए वह महंगे होटलों में जाता है, बड़े बड़े सरकारी अफसरों के साथ उठना बैठना, शराब आदि का खर्चा उठाता है और अपना काम करवाता है। विमल ईरा को बत्रा के यहाँ नौकरी दिलवाता है। ईरा का काम केवल फोन रिसीव करना है। विमल ईरा को छोड़कर चला जाता है तो ईरा बत्रा के बंगले में रहने आ जाती है। बत्रा घर में भी आधी आधी रात तक जागकर दुख के गाने सुनता रहता है। वह रावलपिंडी का रहने वाला है। शीला से प्यार करता है। सन 1950 में दिल्ली आया था। मित्र हेमेंद्र के यहाँ शीला से मुलाकात होती है। उसके बाद शीला बत्रा की बीवी बनकर कभी कभी उसके पास रहती है। बत्रा ईरा को भी चाहने लगा था। अगला हम देखेंगे सोलंकी के ऊपर टिप्पणी। तो सोलंकी का परिचय भी उसी प्रकार दिया जाएगा कि यह डाक बंगला उपन्यास लेखक कमलेश्वर एक विशेष पात्र है। सोलंकी को ईरा ने पहली बार बत्रा और शीला के साथ होटल वोल्गा से लौटते हुए देखा था। सोलंकी का चेहरा बहुत कठोर है। उसकी चमड़ी एमरी पेपर की तरह खुरदरी है। लंबा चौड़ा व्यक्ति है जो आर्मी में काम करता था। वह अचानक कश्मीर में ईरा को मिलता है और एक डाक बंगले में रुकते हैं। कोल्हाई से दूधसर जाते समय वह मृत्यु के आगोश में रहकर भी जमीन से कीमती पत्थर बटोरकर चेस्टर की जेब में बटोरता है। उसे नहाना अच्छा नहीं लगता है। कश्मीर में पूरे समय वह ईरा को खुश करना चाहता था। ईरा के बिना बताए चले जाने पर वह परेशान हो जाता है और वह बताता है कि ईरा ने उसके साथ मेरठ जाने का प्रोग्राम भी बनाया था। अब हम चंद्रमोहन पर टिप्पणी देखते हैं कि चंद्रमोहन भी एक विशेष पात्र है डाक बंगला उपन्यास का और डाक बंगला उपन्यास के लेखक कमलेश्वर जी हैं। अब हम देखते हैं टिप्पणी चंद्रमोहन के ऊपर। डॉक्टर चंद्रमोहन के 8 और 10 साल के 2 बेटे रंजन और विजन थे, जिनके लिए गार्जियन के रूप में ईरा ने डॉक्टर के यहाँ नौकरी की थी। लेकिन बच्चों से अधिक आवश्यकता गार्जियन की डॉक्टर को थी। डॉक्टर की एक लौती बहन शिलांग में रहती थी, इसलिए डॉक्टर डिब्रूगढ़ आसाम जाता है और ईरा को भी साथ ले जाता है। वहाँ ईरा और डॉक्टर शादी करते हैं, लेकिन डॉक्टर ईरा से पत्नी का सुख प्राप्त नहीं कर पाता। परेशान होकर ईरा नागपुर अपनी सहेली के यहाँ चली जाती है। बाद में उसे वहाँ टेलीग्राम मिलता है कि डॉक्टर को गोली लग गई है, तुरंत चली आइए। विद्रोही डॉक्टर को सरकारी अफसर समझकर गोली मार देते हैं। डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर अपनी पत्नी ईरा और बच्चों के लिए 25-25 हज़ार रुपये छोड़कर मरता है, जिससे उन्हें जीवन में कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार चंद्रमोहन के ऊपर लिखी गई चंद्रमोहन की टिप्पणी भी यहाँ पूरी होती है। अब हम विमल के ऊपर टिप्पणी किस प्रकार लिखी जाएगी देखेंगे कि विमल जो शीर्षक है वह कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास डाक बंगला का एक पात्र है, जो कहानी की नायिका ईरा के इर्द गिर्द घूमता रहता है। विमल ईरा का पहला प्रेमी है।
जो नाटक के लिए काम करता है, लेकिन उसे असफलता मिलती है। वह जीवन में हताश निराश हो जाता है और समस्याओं का सामना करने के स्थान पर वह कायर की भांति उनसे मुख मोड़ लेता है और ईरा को अकेले छोड़कर बम्बई भाग जाता है। वहाँ पर वह विद्रोहियों के साथ जेल जाता है और जेल में रहकर उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। 12 बरस बाद उसकी मुलाकात फिर से ईरा से होती है। वह ईरा को खोजता हुआ उसकी सहेली दमयंती के घर नागपुर पहुंचता है। वहां पर ईरा से जब मुलाकात होती है तो ईरा उसे देखकर बहुत विह्वल हो जाती है और उसे अपने साथ अपने घर दिल्ली ले जाती है। वहां उसकी देखभाल करती है, लेकिन उसके हालात इतने बुरे होते हैं कि वह अधिक दिन जीवित नहीं रह पाता है और मर जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विमल के ऊपर भी टिप्पणी यहाँ पर पूरी होती है। और छात्रों, इस प्रकार हमने देखा कि सारांश और टिप्पणी का भाग यहाँ पर पूरा होता है।